Hello students, so today we will discuss about the representation of the galvanic cell. In the last lecture we discussed about the construction of the galvanic cell, and now on the continuation of the same topic we will discuss now a representation of the galvanic cell. इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ें सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस के कारण ही क्लियर हो जाती हैं इन द गैल्वेनिक सेल, एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. द बोर्ड एग्जाम्स के सिनेरियो पर देखें तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. सो इसकी रिप्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से समझना है. इसकी रिप्रेजेंटेशन से पहले वहां पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ जो हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं अबाउट दी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक खास बात पढ़ी थी, उसको याद करने का तरीका वो था लॉन से. ठीक है, लॉन से हमने देखा था लेफ्ट हाफ सेल, जो एल डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, लेफ्ट हाफ सेल. व्हाट अबाउट द ओ, और रिप्रेजेंट दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल. तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज ध्यान में रखनी है अबाउट दी ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन जो है हमेशा कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन हाफ सेल. एंड एट थर्ड एनोड हमने ये चीज देखी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है जहां भी होगी उसको टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड द एनोड हाफ सेल. एंड एट लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा ये समझते हैं कि एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बट दैट इज not in case of galvanic cell. In case of galvanic cell at anode we always consider negative half cell. Okay, it is the negative half cell. So remind this. रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए. जो खास बात है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आपको ये चारों की चारों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ लॉन हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द बेसिकली फंडा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. फंडा क्या है रिप्रेजेंटेशन का, हमें ऑक्सीडेशन को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना है. तो ऑटोमेटिकली व्हाट अबाउट द रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ चली जाएगी, हमेशा राइट साइड पर चली जाएगी. सो इसको फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इस वे में भी कह सकते हैं कि R for reduction and R for right. ठीक है, सो राइट से रिडक्शन, सो लेफ्ट से क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बनेगा. So now take an example of the representation. So the best example for the representation of anything basically in the cell part or more important in the galvanic part, that is the zinc and copper cell, because the representation example wise it is very important, because this is the example by which we can have the so much clarity about the concept. इस example से हमारे जो concepts हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और हमें आगे फर्दर जो टिपिकल पार्ट के अंदर हम जब आ जाएंगे तो उसको भी समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. सो जैसे कि हमने जिंक और कॉपर के अंदर जो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट पर भी देखा था, हमने ये चीज़ देखी थी कि जिंक पर क्या थी, वहाँ पर ऑक्सीडेशन थी. जिंक पर हमेशा क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन थी. किस केसेस के अंदर, जब वो कॉपर के साथ कंबाइन करते हैं सेल के फॉर्म में. सो इट विल फॉर्म, कॉपर के साथ क्या होती है, वहाँ पे रिडक्शन होती है. ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन का कैसे पता लगेगा या रिडक्शन का कैसे पता चलेगा, उस पर भी आएंगे. बट फॉर द टाइम बिंग अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जिंक पर ऑक्सीडेशन थी और कॉपर पर रिडक्शन थी. ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंट करने का दो तरीके हो सकते हैं. जिंक पर जब ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक इज Zn+2. किसमें कन्वर्टर है, जिंक +2 के अंदर कन्वर्टर है. तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक जीरो ऑक्सीडेशन से किस स्टेट पर चला गया, +2. तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका रहता है, हमेशा ऑक्सीडेशन का. बड़े ध्यान से देखना है, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑफ ऑक्सीडेशन. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ लाई करता है, एट दी लेफ्ट साइड. तो हम इसे कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड पर रखेंगे. और व्हाट अबाउट द रिडक्शन, कॉपर पर अब रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन
नेगेटिव पार्ट पर जाएगी, यानी कि गिर जाएगी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ से कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर से। सो दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिंक से किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 में, एंड कॉपर +2 से किस में चला गया, 0 पर चला गया। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है, रिडक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। ठीक, तो ये बात समझ में आई। तो आपको जैसा पहले बताया था, ये रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन को आप हमेशा किस साइड पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर, और रिडक्शन को हमेशा किस साइड पर लिखेंगे, राइट साइड पर। सो ये हमारा इसका एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुछ छोटे सा, यहाँ पर हमें इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमने वहाँ एक और चीज लगाई थी, दिस लाइंस। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो वहां पर हमने सबसे लास्ट में यूज किया था। सो दिस इज द बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अभी हम जनरल फॉर्म को भी चलेंगे कि जनरल फॉर्म क्या है रिप्रेजेंटेशन का। सो इस एग्जाम्पल से समझिएगा, हमने यहाँ पर किसको लिखा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, हमेशा जो हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, और राइट साइड पर हमेशा आर से रिडक्शन, आर से राइट साइड पर क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम अब जनरल पार्ट पर चलते हैं, इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि इसका जनरली रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, उसको देखते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा। देखिए यहाँ हुआ क्या, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल आयन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल आयन। सो फर्स्ट डेफिनेटली इट विल बी, मेटल जब भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, इट मींस यहाँ क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड लेवल पर चलते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ पे। मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल, मेटल से मेटल आयन बना, यहाँ पर मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल, रिडक्शन हो गई। So this will be reduction. So ये हमारा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, फॉर द गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम इस रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका ईएमएफ जब फाइंड आउट करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको बड़े अच्छे से समझना है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन योर बुक, तो हम उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर द टाइम बिंग इसको समझिएगा, राइट। So the next very important topic we are having, that is called the electrode potential. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर टिके हुए हैं। सभी का अगर सॉल्यूशन की बात करूं कि यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसका फाइनल रिजल्ट आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही मिलेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए यहाँ हम उसको थोड़े से एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, फिर अल्टीमेटली हम ये चीज फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। ठीक है, यहाँ पर हम उसकी टाइप्स को भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टाइप्स क्या है। मैं यहाँ पर 3 सैंपल तैयार कर रहा हूँ। 3 सैंपल्स के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। दिस इज सैंपल नंबर 1, दिस इज सैंपल नंबर 2 एंड दिस इज सैंपल नंबर 3। ठीक है, इन तीनों सैंपल्स के अंदर मैंने एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसी मेटल का, जिसका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो मेटल यूज हुआ है, उसी मेटल का मैंने रोड यहाँ पर इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये एक रोड डाल दिया, ये हमने दूसरा रोड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और ये यहाँ पे हमने तीसरा रोड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये मेटल क्या है, M है, दिस मेटल इज M। तो हमने M मेटल लिया और M मेटल का ही आयन लिया यहाँ पर, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट लिया, जो मेटल यही है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो M मेटल एंड दिस इज आल्सो M मेटल। ये 3 हमने सैंपल्स लिए, हालांकि तीनों डिफरेंट सैंपल्स हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो 3 इसलिए बनाया गया बिकॉज वी हैव 3 केसेस विद अस, यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं। सो केस नंबर 1, पहले केस में क्या हो सकता है,
पहले केस में ये चीज हो सकती है कि ये जो मेटल है, दिस मेटल इज कन्वर्टेड इनटू दी मेटल आयन, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूँ कि मेटल जो है इस पर्टिकुलर केसेस में, सो केस फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ कि जो मेटल है, जो रोड से किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। से उसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, अगर n पॉजिटिव चार्ज है तो n ही इलेक्ट्रॉन वो वहां से बाहर निकालता है, तभी तो उतना ही चार्ज आएगा उसके ऊपर। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो फर्स्ट केस ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन से सम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ रहा है। तो इसका मतलब इस फर्स्ट केस के अंदर हम क्या मान रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला केस क्या हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है, यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि ये केस हो सकता है कि जो मेटल आयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल आयन पड़े हुए हैं से n पॉजिटिव चार्ज से, ये मेटल के ऊपर स्टिक होके और इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा, मेटल आयन से n पॉजिटिव चार्ज विल टेक n इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये केस सेकंड हुआ, ये केस फर्स्ट था। सो इट इज द केस सेकंड, ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो तो अगर हमें ये चीज पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूमिंग, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन हुई। फर्स्ट केस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, सेकंड केस के अंदर रिडक्शन होगी। क्लियर हुई बात? फिर से देखिएगा, यहाँ पर रोड से, इस रोड से जो मेटल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये रोड थिन होती जाएगी। अगर हम टाइम बीइंग की बात करें, दिस रोड विल गेटिंग थिन, ये थिन होती जाएगी और यहाँ पर मेटल आयन हमें मिलता जाएगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर क्या हो सकता है, जो दूसरा हम इसका केस सेकंड लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल, मेटल आयन विल टेक सम इलेक्ट्रॉन, जितना उसके ऊपर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के अंदर। तो देखिए कि मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव से किस में चला गया, जीरो में चला गया। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुई, रिडक्शन हुई, सेकंड केस हुआ। यहाँ पर हम कहते हैं कि मेटल और मेटल आयन के बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो थर्ड केस लेकर चल रहे हैं वो है नो रिएक्शन का, यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है। सो देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमने एक इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की रोड यहाँ पर इंसर्ट कर दी, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आएगा, ठीक है। यदि मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रही होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। और यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों के बीच में क्या है, नो रिएक्शन, अभी इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। हमने बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। ये कब होगा या ये कब होगा, अब हमें इसी चीज के बारे में बात करनी है, हमें क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। क्लियर? सो एज वी हैव डिस्कस द थ्री केसेस, अभी हमने जो तीन केसेस डिस्कस किए हैं, तो पहले केस के अंदर हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस के अंदर, उसके अंदर क्या हुई होगी, फर्स्ट केस के अंदर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस यदि ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकंड केस के अंदर हमने क्या देखा, केस सेकंड क्या हुआ, केस सेकंड के अंदर हमने ये चीज देखी कि क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ गेनिंग, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है, टेंडेंसी होती है। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल दिस इज नथिंग बट द टेंडेंसी, क्या है ये वर्ड याद रखना है बहुत अच्छे से, टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी, टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही बेसिकली इसका डेफिनेशन का पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करेंगे।
So here is the definition of electrode potential. The tendency of an electrode. Electrode यहाँ पर मेटल के तौर पे काम कर रहा है, जो भी हमने रोड को यहाँ पर इंसर्ट किया है, ठीक है. The tendency of an electrode to lose or to gain the electron is called electrode potential. उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है. तो मेटल क्या करेगा, आइदर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, आइदर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है. यदि ये गेन कर रहा है तो गेन करने की कंडीशन में यहाँ क्या होगी, रिडक्शन होगी. अगर ये लूज कर रहा है तो लूज करने की कंडीशन में यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. सो ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है. सो मेटल आइदर लूज द इलेक्ट्रॉन और आइदर गेन द इलेक्ट्रॉन. सो जो मेटल है, मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, इज इलेक्ट्रोड. सो ये जो इसकी टेंडेंसी है टू लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये एक सेपरेट पॉइंट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मेटल कब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या कब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. इसके बारे में हम फर्दर स्टडीज करेंगे जब हम बेसिकली इनके पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. जो हमारा आने वाला टॉपिक रहेगा कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं क्या, हाउ टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे. बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानना है तो यही है कि इसकी टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो इस चीज को समझिएगा. अभी यहाँ पर इसके टाइप्स भी निकल कर सामने आते हैं, ठीक है. तो वो भी चीज समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं, इसी के बेसिस पर तो टाइप्स बनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ईपी से शो कर रहा हूँ, ठीक है. सो इसके टाइप्स क्या हैं, इसके दो टाइप्स हैं. दो टाइप्स कैसे बनेंगे, ठीक है. यदि वो लूज करता है तो लूज करने का मतलब क्या है कि वहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. तो पहला, यदि वो लूज करता है तो इसका फर्स्ट टाइप क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या बनेगा वो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है. कब, जब वो मेटल लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दूसरा, जब वो गेन कर रहा है तो नेचुरली ये ऑक्सीडेशन है तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. सो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है. इनको एक और खास नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब ये स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगाया गया वो भी देखते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है. ये स्टैंडर्ड वर्ड भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कि स्टैंडर्ड क्या है. तो थोड़ा सा अभी इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड क्या है, तो फिर उसके बारे में हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब हम उसको एक्चुअली पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग है कंडीशन से, ठीक है, कि हमने जो कंडीशंस लेनी है वो स्टैंडर्ड लेनी है. तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हम तीन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, याद रखना है. पहला, यदि वहाँ गैस है तो हम कंसीडर करेंगे प्रेशर को, जो कि रहेगा हमेशा 1 बार. प्रेशर क्या रहेगा वहाँ पे, 1 बार. ये स्टैंडर्ड है, चेंज हो सकता है, बट यदि उसने कह दिया कि कंडीशंस आर स्टैंडर्ड तो वो वहाँ पर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, 1 बार प्रेशर रहेगा, ठीक है. दूसरा जो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है. दूसरा जो हमें बात करनी है कंसंट्रेशन की. यदि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, 1 मोल. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चेंज हो सकती है, बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ये हमेशा फिक्स रहेंगी, दैट इज 1 मोल, ठीक है. तीसरी चीज टेम्परेचर है, ठीक है. टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम ले सकते हैं, दैट इज 298 केल्विन, जो 25 डिग्री सेल्सियस कहलाता है. यदि इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. ये वही एसटीपी कंडीशंस हैं जो हम +1 के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि बता एसटीपी, तो ये वही स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं. 1 बार हमारा प्रेशर होगा, 1 मोल हमारी कंसंट्रेशन होगी और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा. यहाँ पर यदि कंडीशन स्टैंडर्ड है तो सोचो कि इसका क्या नाम हो जाएगा, ये अभी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट मैंने कह दिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंसीडर एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अब चीज़ को समझिएगा कि क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला गया, कब निकाला गया, फाइंड आउट किया गया
जब कंडीशंस क्या थी, स्टैंडर्ड थी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाएगा तो क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, मतलब उसको लिखा जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम वे में जब रिडक्शन भी स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाएगा तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर दिया जाएगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, एसटीडी मैं लिख रहा हूँ बट वैसे आपको पूरा लिखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया गया, जो हम आगे करेंगे, बट उस दौरान जो हमने कंडीशन रखी वो क्या रखी, स्टैंडर्ड रखी। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको सिंपली क्या बोला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। पर नॉर्मली यदि स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुई बात। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, या इस चैप्टर के लिए समझ लीजिए या जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हम रिडक्शन पोटेंशियल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा एग्जाम के अंदर तब तो हम उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, पर यदि जनरल रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या पोटेंशियल्स दे रखे हैं तो पोटेंशियल के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ कंसीडर द वर्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल कुड बी एनी, कंडीशंस वहाँ पर कुछ भी हो सकती हैं, कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या प्रेशर, अगर गैस है तो वहाँ पर प्रेशर चेंज हो सकता है। बट इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड तो मैं इसको क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। क्लियर है, ओके।